हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को, तो जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम गोइंग टू डिस्कस व्हाई हिमालयन टाउन्स नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। हिमालयन टाउन्स को डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट क्यों चाहिए। तो ये अर्बनाइजेशन जीएस पेपर 1 का पार्ट बनेगा। एट द सेम टाइम जीएस पेपर 5 जो है एपीएससी स्पेसिफिक पेपर, उसका पार्ट बनेगा। सेकंड, प्रपोज्ड चेंजेस टू द वक्फ एक्ट, है ना, तो ये सेकुलरिज्म टॉपिक जो जीएस पेपर 1 सोसाइटी में आता है वहां का पार्ट बनेगा। और जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी गवर्नेंस का पार्ट है वहां का पार्ट बनेगा। थर्ड, गवर्नमेंट मूव टू रेगुलेट इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जीएस पेपर 2 का पार्ट बनेगा जो कि गवर्नेंस है। तो हम लोग इसको एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाई हिमालयन टाउन्स नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। कंटेक्स्ट क्या है? द आर्टिकल फोकसेज ऑन यूनिक चैलेंजेस एंड नीड ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द इंडियन हिमालयन रीजन। इंडियन हिमालयन रीजन, जिसको आईएचआर से नाम दिया है, उसमें कैसे अर्बन डेवलपमेंट करना है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो सारा ये टॉपिक डिस्कस करने वाला है। हम हिमालयन टाउन में डेवलपमेंट वैसे ही करते हैं जैसे हम ग्राउंड जो है लैंड वाले टाउन्स में करते हैं, प्लेन्स वाले टाउन में करते हैं। तो ये टॉपिक ये डिस्कस करता है कि प्लेन टाउन्स में जैसे डेवलपमेंट का तरीका है वो अलग है, और हिमालयन टाउन्स में जो डेवलपमेंट का तरीका है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, अर्बनाइजेशन इन द इंडियन हिमालयन रेंज, रैपिड अर्बन ग्रोथ। द इंडियन हिमालयन रेंज encompassing 11 states and 2 union territories experienced a decadal urban growth rate exceeding 40% from 2011 to 2021। जो रेट है, खासकर 11 स्टेट जो हिमालयन रेंज में आते हैं, आप जम्मू कश्मीर लद्दाख से स्टार्ट कर लोगे तो सारा कुछ आ जाएगा, और ये सीधे आपका अरुणाचल प्रदेश तक जितने भी स्टेट्स आ जाएंगे, ये 11 स्टेट और 2U2 मिलके क्या डेकेडल अर्बन ग्रोथ रेट 40% ग्रोथ रेट हुआ है अर्बन एरियाज में 2011 से कंसिडर करें 2021 तक, जो कि काफी ज्यादा है। डेकेडल मतलब 10 साल का। दिस हैज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन, तो जो टाउन पहले थे वो काफी क्या कर गए हैं, एक्सपैंड कर गए हैं, और नया अर्बन सेटलमेंट भी डेवलप हो रहा है इन हिमालयन टाउन्स में। और ये ऑब्वियस बात है ना। तो मैं गया था देहरादून के पास जो जगह है मसूरी, आई वेंट टू मसूरी इन 2010, है ना। 2010 में मैं पहली बार मसूरी गया था, और वहां पे मैंने हालात देखे थे रास्ते में। देहरादून से मसूरी जब ऊपर जा रहा था तो डीआईटी करके देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, और आसपास पूरा एरिया खाली था। वापस से मैं दो तीन साल पहले जा रहा था, 2021 या 22 में मैं दोबारा जब गया था, या फिर लास्ट टाइम जब गया था, उसके आसपास इतना डेवलपमेंट हो रखा है। डेवलपमेंट मीन्स इतने घर बन रखे हैं, इतने बिल्डिंग्स बन रखे हैं जो पूछो मत। तो ये डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के नाम पे हाउसिंग और ये बाकी चीजें जो हैं काफी ज्यादा क्रिएट हो रखी हैं, अर्बन सेटलमेंट बहुत क्रिएट हो रखा है। इन जगहों का अर्बनाइजेशन नीड जो है ये यूनिक है। हिमालयन टाउन रिक्वायर ए डिस्टिंक्ट अप्रोच, सेम अप्रोच से काम नहीं चलेगा। वन दैट टेक्स इनटू अकाउंट द यूनिक ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंज। इन जगहों पे ज्योग्राफिकल चैलेंज अलग होते हैं। स्लोप्स पे कैसे घर बनाना है कि नहीं, और डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि प्लेन्स में इतना नहीं रखना पड़ता है। स्ट्रगल विद सिविक इशूज फॉर एग्जांपल, अगर हम शिमला की बात करें, वहाँ पानी खत्म हो जाता है ना, और इनफैक्ट टूरिस्ट को रोक देना पड़ता है। मोस्ट हिमालयन टाउन इंक्लूडिंग स्टेट कैपिटल लाइक श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग, शिमला फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज इन मैनेजिंग सैनिटेशन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज। ये अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं सैनिटेशन को मैनेज करने में, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने में, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में। प्लानिंग मॉडल्स जो है वो इनएडुकेट है। मेनी प्लानिंग इंस्टीट्यूशन इन दिस स्टेट रिलाई ऑन अर्बन मॉडल बोरोड फ्रॉम द प्लेन से जो मॉडल हम लोग बोरो करते हैं उस पर ये इंस्टीट्यूशन डिपेंड करते हैं, विच आर इल सूटेड, जो बहुत ज़्यादा सूटेड नहीं है हिमालयन कंटेक्स्ट के हिसाब से, है ना। जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि हिमालयन स्टेट में, हिमालयन सिटीज़ में अलग से इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है। काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर वैली की, तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आउटसाइड ओनली 15 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्व करते हैं 40 अर्बन लोकल बॉडीज में। मतलब अर्बन लोकल बॉडीज कितना है, 40, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितने हैं, 15। तो मतलब ऑफिसर्स भी कम है, बाकी स्टाफ भी कम है। अर्बन स्प्रॉल, स्प्रॉल किसको बोलते हैं कि अर्बन एरियाज के आसपास आउटर साइड में वापस से और सिटीज का आउट ग्रोथ होने लगता है,
उसको क्या बोलते हैं, अर्बन स्प्रॉल। सिटीज कंटिन्यू टू एक्सपैंड इनटू पेरिफेरल एरियाज इंक्रोजिंग ऑन विलेज कॉमन्स, ओपन स्पेस, फॉरेस्ट लैंड, वाटरशेड। श्रीनगर एंड गुवाहाटी आर एग्जांपल है ना। इनफैक्ट दीपोर बिल के आसपास भी डेवलपमेंट या फिर अर्बन स्प्रॉल होने लग जाता है। Where such expansion led to significant environmental degradation, environmental degradation भी होता है और बाकी चीजें भी होता है। लैंड यूज में क्या चेंज होता है इन श्रीनगर, लैंड यूज बिटवीन 2000 and 2020 showed a 75.58% increase in built up real estate with water bodies shrinking up by nearly 25%। water body कितना shrink कर गया, 25%। this unchecked urbanization has resulted in severe ecological damage। ये जो अनचेक्ड अर्बनाइजेशन हुआ इससे इकोलॉजिकल डैमेज काफी ज्यादा हुआ। वाटर पोल्यूशन, 90% ऑफ लिक्विड वेस्ट इन दिस टाउन एंटर वाटर बॉडीज अनट्रीटेड, है ना। वाटर बॉडीज में अनट्रीटेड ये फेंक दिए जाते हैं, जिससे कि वाटर बॉडीज फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्रा और बाकी रिवर्स गंगा वगैरह इनिशियली ही पॉल्यूट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ये सारी चीजें होती हैं। चैलेंजेस क्या है, अर्बनाइजेशन का प्रेशर है, एट द सेम टाइम टूरिज्म का प्रेशर है। टूरिज्म हिमालयन सिटीज में हाई इंटेंसिटी टूरिज्म है। गर्मी होते ही दिल्ली गुड़गांव के लोग भाग जाते हैं, लेकिन मनाली मसूरी उधर पूरा हिमालयन सिटीज में पहुंच जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है, रोड बनाने पड़ते हैं, हाईवेज बनाना पड़ता है, ये सब क्या हो जाता है, अनसस्टेनेबल हो जाता है। रिसोर्स यूज क्या है, अनसस्टेनेबल हो जाता है। और साथ में क्लाइमेट चेंज तो है ही। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, इंक्रीज पॉल्यूशन की वजह से, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से सोशियो इकोलॉजिक बैलेंस जो है उस रीजन का हिला हुआ है। टूरिज्म का इम्पैक्ट, द टूरिज्म सेक्टर इन द इंडियन हिमालयन रीजन ग्रोइंग एट एन एनुअल एवरेज रेट ऑफ 7.9 फ्रॉम 2013 टू 2023। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना विथ इन अप्रोप्रिएट एंड इन्वायरमेंटली डैमेजिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट की हुई हैं। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की बात करो, टेलर्ड अर्बन प्लानिंग। ये टेलर्ड एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, मैं बार बार बोलता हूँ। टेलर्ड मतलब हर जगह, जैसे टेलर के पास जाओगे कपड़े बनवाने के लिए तो आपकी नाप का अलग कपड़ा बनाएगा, मेरे मेजरमेंट का अलग कपड़ा बनाएगा। तो वैसे हर सिटी के लिए अलग तरीके से अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग इंस्टीट्यूशन इन IHR शुड शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल लैंड यूज प्रिंसिपल टू मोर टेलर्ड अप्रोच दैट कंसिडर द रीजन्स यूनिक जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज। मैपिंग these vulnerabilities is essential to prevent infrastructure damage from a climate induced disaster, है ना। बॉटम अप अप्रोच लेने की जरूरत है, मतलब सिटीज की नीड को ऊपर की तरफ पहुंचाया जाए। अर्बन प्लानिंग इन हिमालयन टाउन शुड इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटी जो नीचे बोलती है उसको ऊपर तक पहुंचाया जाए टाउन प्लानिंग के लिए। ठीक है, सिर्फ कंसल्टेंट कोई ऊपर से बाहर से कंसल्टेंट बुला लाया, सिटिंग प्लानिंग करवा लिया, उससे बहुत ज्यादा काम नहीं चलेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डिजाइन होना चाहिए। अर्बन डिजाइन फ्रॉम हिमालयन टाउन मस्ट प्रायोरिटाइज क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी, मूविंग अवे फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल। वन साइज फिट्स ऑल मतलब एक ही तरह का टाउन प्लानिंग हर टाउन में कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए ऐसे टाउन के लिए। द करंट इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर विच आर ओनली 0.5% ऑफ GDP शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 1% to address the unique financial challenges of this town। इकोसेंट्रिक प्लानिंग होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी पे प्लानिंग होनी चाहिए, रोबस्ट इकोसेंट्रिक प्लानिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ अर्बन एरियाज। ये इस पे हमें फोकस करना चाहिए। सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रपोज्ड चेंजेस टू द वक्फ एक्ट। वक्फ क्या है, वक्फ एक्ट क्या है, इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। The Indian government has introduced the Waqf Bill which seeks to amend the existing Waqf Act। वक्फ बिल पेश किया गया है जो वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करने वाला है ना। तो द बिल हैज फेस्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है कि ये जो भी अमेंडमेंट होने वाला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये माइनॉरिटी राइट के अगेंस्ट में है, डिविजिव है, बांटने वाला है, तोड़ने वाला है समाज को। और मिस्टर किरण रिजिजू जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बिल को प्रेजेंट किया था। प्रेजेंट करने के बाद चूंकि यहाँ बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ तो इसको भेज दिया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो मिल के कमेटी बनती है उसको क्या बोलोगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वो क्या करेगी, इस बिल को समझेगी, सोचेगी, है ना, इस पर डिस्कशन करेगी, इस पर फिर अपना रिपोर्ट देगी कि इस बिल में कुछ चेंजेस करना चाहिए कि बिल को पूरा ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बात आती है वक्फ क्या है
है ना। वक्फ इज अ टाइप ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी डेडिकेटेड बाय मुस्लिम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। मुस्लिम लोगों का जो प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको अगर उन्होंने डोनेट कर दिया, है ना, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, इन सब चीज को क्या बोलेंगे, वक्फ बोलेंगे। Although the beneficiaries may vary, the ownership of the property is considered to belong to God, है ना। अब जो उन्होंने डोनेट कर दिया है, दे दिया है, उसका ओनरशिप अलग अलग पर्सन का अलग अलग हो सकता है, बट इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि ये अब किसको बिलोंग करता है, गॉड को, अल्लाह को बिलोंग करता है। अ वक्फ कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू अ डीड, डीड बना के इंस्ट्रूमेंट से ओरली भी वक्फ किया जा सकता है। Additionally, a property may be classified as waqf if it is has historically been used for religious or charitable purpose. अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से हिस्टोरिकली रिलीजियस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ने के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो भी वक्फ में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक बार जब कोई प्रॉपर्टी को वक्फ का डेजिग्नेशन मिल गया तो इसका स्टेटस क्या हो जाता है, परमानेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ का स्टेटस मिल गया तो परमानेंट हो जाता है और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब वक्फ से वापस नहीं लिया जा सकता, है ना। अब बात करते हैं गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। वक्फ प्रॉपर्टीज आर रेगुलेटेड बाय वक्फ एक्ट 1995। However, the legal framework for वक्फ गवर्नमेंट डेट्स बैक्स टू 1930। 1930 से ही वक्फ एक्ट जैसी चीजें आ रही हैं। दिस वाज, बाद में देखो 1930 में एक एक्ट आया, फिर उसके बाद 1923 में आया, फिर एक सेंट्रल वक्फ एक्ट ही बना 1954 में, जिसको रिप्लेस कर दिया गया 1995 में। तो ये पुराना पूरा हिस्ट्री है। क्या इतना जानने की जरूरत है? इतना जानने की जरूरत शायद नहीं है, बट हाँ ध्यान में होना चाहिए। द 2013 अमेंडमेंट introduced penalties of up to 2-year imprisonment for encroaching on वक्फ properties and explicitly prohibited the sale, gift, exchange, mortgage और transfer of such properties। 2013 में क्या हुआ, अमेंडमेंट किया गया, है ना, और 2 साल का पेनल्टी लगाया गया। 2 साल अगर कोई वक्फ वाली प्रॉपर्टी को इंक्रोज करता है, एक्सचेंज करता है, मोर्टगेज करता है, 2 साल का जुर्माना, 2 साल का कैद उसको हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए केयर टेकर होता है, जिसको मुतावली बोलता है, मुतावली, हु सुपरवाइज द मैनेजमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हाउ ट्रस्ट आर मैनेज अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। जैसे ट्रस्ट मैनेज होते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड होता है ट्रस्ट, वैसे ही हम उर्दू में वक्फ का नाम ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी एक केयर टेकर होता है। वक्फ एक्ट मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सर्वे कमिश्नर responsible for compiling a list of all वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन से ये लोग क्या करते हैं, सारे वक्फ प्रॉपर्टी को कंपाइल करते हैं, विटनेस को बुलाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो जरूरत होती है उसको फुलफिल करते हैं। कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, और वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होते हैं, है ना। कौन कौन से मेंबर होंगे? एक स्टेट जुडिशियल ऑफिसर होगा, जो कि कम से कम तो डिस्ट्रिक्ट सेशन और सिविल जज लेवल का तो होगा ही होगा। सेकंड, एन ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विस, जैसे आप लोग स्टेट सिविल सर्विस में जाओगे तो आप लोग हो सकते हो। थर्ड, अ पर्सन नॉलेजेबल इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में नॉलेजेबल पर्सन भी एक चाहिए, या मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस में मौलवी लोगों के टाइप से भी एक पर्सन चाहिए। तो 3 लोग होते हैं वक्फ के जो ट्रिब्यूनल है उसमें। अब आती है वक्फ बोर्ड एंड काउंसिल क्या है। द लॉ ऑल्सो आउटलाइंस द स्ट्रक्चर फॉर वक्फ बोर्ड एंड काउंसिल इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर दीज बोर्ड ऑफ स्टेट लेवल। आप इतना पढ़ के ये सोच रहे होगे कि क्या सर ये सब याद रखना है क्या? ये सब बिल्कुल याद नहीं रखना, और बस समझ लेना है। जो याद रखना मैं बताऊंगा क्या याद रखना है। द सीईओ एंड पार्लियामेंटेरियन सर्विंग ऑन द वक्फ बोर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। जो भी पार्लियामेंटेरियन होंगे, सीईओज होंगे, वो मुस्लिम कम्युनिटी से होनी चाहिए, ये जरूरी बात है ना। वक्फ बोर्ड में क्या होगा? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन को कौन नॉमिनेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा मुस्लिम लेजिस्लेटर एंड पार्लियामेंटेरियन, मतलब एमपी एमएलए जो मुस्लिम है वो होंगे। मुस्लिम मेंबर होंगे जो बार काउंसिल मतलब लॉयर्स हैं। रिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक स्कॉलर होंगे, और मुतावलिज होंगे जिनको सैलरीज मिलता है। ये होगा वक्फ बोर्ड का पूरा कंपोजिशन। पावर क्या होगा? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो लॉस्ट प्रॉपर्टीज है उसको रिकवर करेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, यही वक्फ बोर्ड का काम है। फंक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड क्या है? कस्टोडियनशिप। जो प्रॉपर्टी है उसको उसका कस्टोडियनशिप है। वक्फ बोर्ड ऑपरेट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। आई रिपीट, वक्फ बोर्ड किसके अंडर ऑपरेट करती है?
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ये बहुत जरूरी प्रोविजन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। मोस्ट स्टेट हैव सेपरेट वक्फ बोर्ड। शिया और सुन्नी जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड भी बहुत सारे स्टेट में होता है। मैनेजमेंट क्या है? दे ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड मेनी प्रोमिनेंट मॉस्क इन द कंट्री, है ना। वक्फ प्रॉपर्टीज में बहुत सारे मॉस्क तो आते ही हैं। अब मेन बात आ रही है, मेन बात ये रही है कि ये सब चीज तो ठीक था, वक्फ बोर्ड कैसे चलता है, क्या चलता है, किसके कंट्रोल में, ये सारी बातें समझे। अमेंडमेंट क्या होने वाले हैं, क्या क्या प्रपोज्ड है, अभी तो किया तो नहीं गया है। जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा, एसेंट मिल जाएगा, तब जाके बोला जाएगा कि वक्फ में क्या हो गया है, अमेंडमेंट हो गया। अभी तो नहीं हुआ, अभी तो प्रपोज है। क्या प्रपोज है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो नेम ही चेंज करना है। वक्फ एक्ट नेम बड़ा सिंपल है 1995 का, उसका नाम रखने वाले हैं ये लोग यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। छोटा नाम बढ़ा के बड़ा करने वाले हैं, एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरे प्रोविजन में क्या चेंजेस है? सेक्शन 3A नए प्रोविजन, प्रोहिबिट द क्रिएशन ऑफ वक्फ बाय एनीवन हु इज नॉट द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई किसी प्रॉपर्टी का लॉफुल ओनर नहीं है तो वो वक्फ क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब प्रॉपर्टी को डोनेट नहीं कर सकता, है ना। तो एड्रेसिंग द एजम्पशन दैट नॉन ओन्ड लैंड कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड एज वक्फ, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी कोई ओन नहीं करता, उस प्रॉपर्टी को जब तक वो डोनेट नहीं करेगा तब तक वक्फ में नहीं जाएगा। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी को कोई पर्सन ओन ही नहीं करता तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं हो सकता, है ना। सेकंड, स्टेट दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द एक्ट कमेंसमेंट विल नॉट बी डीम्ड वक्फ प्रॉपर्टी। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको वक्फ प्रॉपर्टी आज के लिए माना जा रहा है, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो पहले थी या अभी है तो वापस से उसको क्या बोल दिया जाएगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और वक्फ का जो कंट्रोल है वो हट जाएगा। सेक्शन 3C2 empower the government to determine if a property designated as वक्फ is actually government land, है ना। अगर मान लो जिस प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड बोल दिया गया वो गवर्नमेंट लैंड ही है, ऐसा गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगा। कलेक्टर साहब जो होंगे, कलेक्टर लोग एग्जामिन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना, ये सारा काम कर सकते हैं। द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ प्रॉपर्टी, मतलब सीधी सी बात है, जहां भी ऐसा डाउट है कि गवर्नमेंट का लैंड है और वक्फ प्रॉपर्टी में मिला दिया गया है, वो गवर्नमेंट उसको वापस ले सकती है। कोई भी ऐसा जमीन जो किसी पर्सन का नहीं है, गवर्नमेंट का लैंड है, वो वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगा। यही इस पूरे इसका एम है। इसके बाद एक और नई चीज क्या है, गवर्नमेंट का ओवरसाइट। द गवर्नमेंट कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड गेन द अथॉरिटी टू ऑडिट एनी वक्फ एट एनी टाइम। किसी वक्फ को किसी टाइम ऑडिट कराया जा सकता है ना। सीएजी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सीएजी के देख रेख में ये ऑडिट हो सकता है कि कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा आया, कैसे आया। रीडिफिनिशन एंड पोजेशन, द बिल सीक्स टू एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूज। वक्फ बाय यूज का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो भी प्रॉपर्टी ये लोग यूज कर रहे हैं वक्फ वाले, वो बाय यूज वक्फ का हो जाता है। विच करेंटली अलाउज अ प्रॉपर्टी यूज कंटिन्यूअसली एंड अनइंटरप्टेडली बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस पर्पस टू बी डीम्ड एट वक्फ विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन, बिना डिक्लेयर किए भी वक्फ का हो जाता है। दिस चेंज कुड रेंडर मेनी एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टीज सच एज मॉस्क एंड ग्रेवयार्ड सस्पेक्ट विदाउट अ वैलिड वक्फनामा। जब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया गया उस पर क्या आ जाएगा, एक छाया आ जाएगी कि वो वक्फ का प्रॉपर्टी है कि नहीं है। बोर्ड कॉम्पोजिशन में भी चेंज की बात करी गई है ना। वक्फ बोर्ड में चेंज टू अलाउ नॉन मुस्लिम को भी सीईओ बनाया जा सकता है, और एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होने चाहिए बोर्ड में। तो ये चेंजेस ऑब्वियसली थोड़ा सा ये चेंजेस, और पहले से जो अगर ग्रेवयार्ड वगैरह के लिए यूज होने वाली जगह हैं तो ये सारा जो है रीडेफिनेशन, रीपोजिशन, ये सब जो है इसको क्वेश्चनेबल बताया जा रहा है। These proposed changes have sparked significant debate, particularly regarding the implication from the governance and management of वक्फ properties within the Muslim community। क्या डायरेक्टली ये टॉपिक हमें पूरा रटना है, याद करना है? पूरा रटना याद करना नहीं है, जितना कहानी में आप समझ गए उतना काफी है। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट मूव टू रेगुलेट इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना। इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर कौन है? जैसे यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राठी साहब, है ना, और भी लोग हैं, जैसे रवीश कुमार यूज्ड टू बी अ जर्नलिस्ट, नाउ ही इज एन यूट्यूबर। तो ऐसे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं,
उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट नया मूव बनाने वाली है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया हैज प्रपोज्ड the Broadcasting Services Bill, which aims to introduce stringent regulation on independent creator of news content। है ना, चाहे वो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, एक्स पे बना रहे हो, है ना, ट्विटर पे, तो सब जगह क्या होगा, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज सर्कुलेटेड अ ड्राफ्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल टू सेलेक्ट इंडस्ट्री स्टेक होल्डर। एक ड्राफ्ट बनाया है जिसमें इंडस्ट्री स्टेक होल्डर को इंक्लूड किया जाएगा। कंसर्न्स रेज किया जा रहा है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19(1)(a) में है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उस पे कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगा, इस तरह का कंसर्न रेज किया जा रहा है। इंक्लूजन ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर, है ना, एक्सपेंशन ऑफ रेगुलेटरी स्कोप। द 2024 ड्राफ्ट बिल एक्सपेंड्स इट्स रेमिट बियॉन्ड ओटीटी कंटेंट। ओटीटी कंटेंट के बियॉन्ड ये एक्सपेंड करता है एंड डिजिटल न्यूज टू इंक्लूड सोशल मीडिया अकाउंट एंड ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर। सोशल मीडिया अकाउंट को इंक्लूड करना, ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स को इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एक नया कैटेगरी बनाया गया है डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर और पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट, है ना। डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर का, जो लोग डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वही यूट्यूबर्स लोग, मिस्टर ध्रुव राठी, उन सब के लिए जो करंट अफेयर्स कंटेंट चलाते हैं, एक नया कैटेगरी ही बना दिया गया है। दिस कैटेगरी इंक्लूड एनी पर्सन और एंटिटी सिस्टमेटिकली ब्रॉडकास्टिंग न्यूज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज पार्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी। अब डेफिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी क्या है? द बिल डिफाइंस सिस्टमेटिक एक्टिविटी एज एनी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जिसमें प्लानिंग हो, मेथड हो, कंटिन्यूटी हो, परसिस्टेंस हो। द बोर्ड डेफिनेशन अलाउ द फॉर फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन। देखो इंटरप्रिटेशन क्या होगा? फ्लेक्सिबल, है ना, मतलब अगर मैं अभी ये आपके लिए डेली करंट अफेयर्स कर रहा हूं तो मैं भी हो सकता हूं इस सिस्टम के अंदर आ जाऊं। एंड पोटेंशियली एक्सटेंसिव रेगुलेटरी कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या रहेगा? एक्सटेंसिव, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब क्या क्या करना होगा? जो भी न्यूज क्रिएटर्स हैं इंडिपेंडेंट, उनको क्या क्या करना होगा? पहले तो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होगा कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को करना होगा, ये फर्स्ट काम करना होगा। सेकंड काम क्या करना होगा? एक कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी बनाना होगा एट देयर ओन एक्सपेंस, खुद के खर्चे से कंटेंट इवेल्युएट करने के लिए एक कमेटी बनाना होगा कि जो भी कंटेंट ये बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी डाइवर्स होना चाहिए, वेरियस सोशल ग्रुप से उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वुमेन का होना चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर वाले लोगों का कि चाइल्ड के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बना रहे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, सबका इसमें क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको पेनाल्टी भी लगनी चाहिए। फेलियर टू एस्टैब्लिश ए सीईसी और प्रोवाइड डिटेल्स टू द गवर्नमेंट could result in a fine of Rs 50 लाख फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। अगर किसी ने सीईसी नहीं बनाया है ना, कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी नहीं बनाया, तो 50 लाख तक का फाइन लग सकता है पहले ही ऑफेंस पे। बार बार वायलेट करने पर 2.5 करोड़ फाइन, देख रहे हो, है ना, 2.5 करोड़ तक का फाइन लगेगा। एग्जेम्पशन क्या है? द ड्राफ्ट बिल अलाउज द गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट सर्टेन स्टेक होल्डर फ्रॉम रेगुलेशन, पोटेंशियली क्रिएटिंग एक्सेप्शन फॉर स्पेसिफिक क्लॉजेज और ग्रुप्स। कॉम्प्लायंस का प्रोसेस क्या है? सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन सिंपल देना है। A senior government official mentioned that online content creator would need to submit a simple application to the government within a month, detailing their operation and CEC formation. Why does the government want to regulate independent news creator? क्यों करना चाहती है? Targeting key independent creator. The government focus appears to be on some of the significant Indian creators of current affairs and news content on platform like YouTube. मैंने नाम आपको बताए ही, है ना। There is an understanding that even foreign creator may be included under the bill. तो ऑब्वियस बात है, फॉरेन क्रिएटर अगर इंक्लूड किए जाएंगे तो जो फॉरेन में बैठ के कंटेंट बना रहे हैं वो लोग इंक्लूड किए जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे काफी इन्फ्लुएंस रहा है ना, लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे, तो मे बी ऐसे इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए किया जा रहा है। सम क्रिएटर मेड वीडियोस दैट इंक्लूडेड सेंसेशनल क्लेम अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, है ना, नेगेटिव क्लेम्स और सेंसेशनल क्लेम दिया गया। दिस लेड टू गवर्नमेंट डिसीजन टू इंट्रोड्यूस अकाउंटेबिलिटी मेजर। जो ऐसा कंटेंट बना रहा है वो अकाउंटेबल तो होना चाहिए ना गवर्नमेंट के लिए। एमिंग टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन मेन स्ट्रीम प्रेस एंड इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर। मेन स्ट्रीम प्रेस के लिए क्या है? बहुत सारा रेगुलेशन है। इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर के लिए भी क्या होना चाहिए? रेगुलेशन होना चाहिए।
क्या इसमें ट्विटर, फेसबुक ये सब तो थर्ड पार्टी बोले जाएंगे, है ना, ये तो बस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, कंटेंट तो आप बना रहे हो, देख बाकी लोग रहे हैं, दे आर जस्ट द प्लेटफॉर्म्स। इनके लिए क्या है, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है ना, इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट देयर फंक्शन इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ कम्युनिकेशन सिस्टम, बस प्लेटफॉर्म देने का काम है इनका, है ना, और डेटा स्टोर करने का काम है। दे डू नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ये खुद से इनिशिएट नहीं करेंगे। दे डू नॉट सेलेक्ट और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर होगा तो करेंगे। दे ऑब्जर्व ड्यू डिलीजेंस while डिस्चार्जिंग ड्यूटीज अंडर द एक्ट एंड फॉलोज प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी भी रखा गया है, द बिल इंक्लूड्स क्रिमिनल लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर सोशल मीडिया कंपनीज if they fail to provide information about OTT broadcaster and digital news broadcaster on the platform for compliance। criminal liability मतलब जेल वेल भी जाना पड़ सकता है। कंपैरिजन विथ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग लॉ क्या क्या है, सिंगापुर ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर के लिए भी, ओटीटी के लिए भी, दोनों ब्रॉडकास्टिंग लॉज के अंदर आते हैं, है ना। OTT platforms are regulated under copyright law and require a license from a regulator through their obligation and not as stringent as those for television series। यूएस में क्या है, मतलब यहाँ पे भी ओटीटी में भी रेगुलेशन है, टीवीज में भी है। यूएस में क्या है, यूएस में मीडिया को तो रेगुलेट किया जाता है, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड नहीं है अच्छे से यूएस में, है ना। अब हम लोग इंडिया में रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।